नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये जानकारी ले ली। आज का विषय है ग्रह का पीड़ित होना या अशुभ होना, है ना, निर्बल होना, ये सब कुछ कह सकते हैं आप इसके बारे में। तो अगर आपको ये पता चल गया कि ग्रह कैसे पीड़ित होते हैं, कैसे अशुभ होते हैं, कब निर्बल होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको बेसिक ज्योतिष का 25% आप सीख गए। बेसिक ज्योतिष का, ना कि पूरी ज्योतिष का। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो आप सीख लेंगे। तो इसको मतलब ध्यान से देखिएगा, और कोई डाउट हो इस पर तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको निराकरण करने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा मित्रों कि हमारे ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों को लेते हैं। तो आप बेसिक में सब पढ़ ही चुके हैं उनको, क्या क्या नाम है उनके, सब ग्रहों के। तो ये सारे फार्मूले हर ग्रह में लागू होंगे, कोई भी ग्रह हो, यही फार्मूले हैं। हो सकता है कुछ और भी फार्मूले हों, लेकिन जो मुख्य फार्मूले जो मुझे जानकारी में है वो मैंने आपको बता दी। और आप आगे भी स्वाध्याय करेंगे, बहुत सारी पुस्तकें, तो हो सकता है आपको कुछ और भी नियम मिले, तो आप अपने आगे जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक ये देखा होगा कि मैंने इससे पहले भाव कब पीड़ित होता है, भाव कब अशुभ होता है, तो उसका वीडियो बनाया था। तो कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, मतलब भाव और ग्रह के पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स कॉमन भी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें सीरियल से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि मुख्य जो है वो पहले आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको यही देखना है। ठीक है, आपको जो ध्यान आता है वही आप देख सकते हैं उसको। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है इसमें कि नीच और अस्त, कोई भी ग्रह, आपको ग्रह तो पता ही है ना, ये सारे ग्रह जो हैं यहाँ मैंने लिख दिए हैं। वैसे आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह हो तो वो नीच ना हो और अस्त ना हो। ठीक है, तो मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन सा ग्रह इसमें नीच होता है और कौन सी राशि में उच्च होता है। तो आप, मैं पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो मेरे उसमें देख सकते हैं। और लेकिन आपकी तुरंत यहाँ पर जानकारी के लिए मैंने लिख भी दिया है। तो मैं एक उदाहरण के लिए कोई इसमें ग्रह, इस कुंडली जो मैंने बनाई है इसमें ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं शुक्र को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शुक्र ग्रह को ले लिया है। शुक्र ग्रह लग्न में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ग्रह का पीड़ित होगा, वो नीच का होगा या अस्त होगा, तो वो पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, और शुक्र देखिए 6 नंबर में नीच में होते हैं। ठीक है, 12 नंबर में उच्च के होते हैं मीन राशि में, और 6 नंबर कन्या में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हो गए। ठीक है ना, तो एक निगेटिव, बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट शुक्र को लग गया। अब इसमें साथ में क्या मैंने लिखा है कि नीच के साथ, तो मैं टिक कर देता हूँ, जो जो होते रहते हैं उसके साथ अस्त भी लिखा है। तो अस्त कब होगा, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप पीछे जाके देखिए मेरी वीडियो में कि ग्रह कब अस्त होते हैं। सूर्य के साथ हमेशा अस्त होंगे गुरु, ये कोई भी ग्रह होंगे सूर्य के साथ ही अस्त होंगे।
तो यहाँ पर हम सूर्य भी लिख देते हैं। तो एक पर्टिकुलर डिग्री के बीच में सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री के नज़दीक जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है। वो डिग्रियाँ क्या हैं तो मैंने आपको बताया कि वो वीडियो देख लीजिएगा, हर ग्रह की अलग अलग डिग्री है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सूर्य की डिग्री 10 डिग्री मान लेते हैं, चलिए उदाहरण के लिए, और यहाँ पर मैं सूर्य की 15 डिग्री मान लेता हूँ। तो यहाँ पर शुक्र अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर नीच भी हो गए हैं, सूर्य से अस्त भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो एक निगेटिव पॉइंट मिल गया है। और इसी में मैंने देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा है नीच भंग राजयोग। तो जब आप किसी ग्रह की नीच को देखेंगे कि नीच हो गया है, तो साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसका नीच भंग तो नहीं हो गया, है ना। पता चला कि वो नीच तो हुआ लेकिन साथ में नीच भंग भी हो गया उसका। जो नीच भंग के नियम हैं वो भी मैंने वीडियो में दे रखे हैं, नीच भंग कैसे होता है। तो आप जब अगर नीच कोई ग्रह नीच का निकल गया तो आप साथ के साथ ये भी देखेंगे कि उसकी नीचता तो नहीं भंग हो गई। अगर भंग हो गई तो फिर ये जो असर है बहुत कम हो जाएगा, असर तो रहेगा, है ना। नीच भंग में देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीच भंग राजयोग में क्या होगा कि उसका अगर नीच भंग हो जाता है किसी भी कारण से, जो भी नियम है, तो उसका असर रहेगा। तो असर कहाँ नहीं रहेगा कि आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर नीच भंग होने पर वहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको आर्थिक स्थितियों में कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं होगा जो वो ग्रह नीच होने पर पहुँचा रहा था। लेकिन जो आपके शरीर से संबंधित जो अंग हैं या उससे संबंधित रोग हैं, तो वो नीच भंग होने के कारण वो ख़त्म नहीं होंगे। ये हो सकता है कि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए, वो रोग या वो अंग थोड़ा कम प्रभावित हो, लेकिन होगा ज़रूर। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि नीच देख लिया आपने, और साथ में नीच भंग राजयोग से फाइनेंस के मैटर, आर्थिक मैटर खत्म हो जाएंगे, लेकिन शरीर से संबंधित रिलेटेड जो है मैटर्स वो खत्म नहीं होंगे। तो इसी प्रकार अस्त है, तो अगर सूर्य के उस पर्टिकुलर डिग्री में वो ग्रह आ जाता है तो उसको अस्त माना जाएगा। तो अस्त होने में क्या होगा कि उसके जो अपना प्रभाव था वो प्रॉपरली नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप सूर्य के सामने अगर हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की रोशनी नहीं दिखाई देती, या एक जहाँ कमरे में लाइट जली है, इस कमरे में मैं एक कोने में मोमबत्ती जला दूंगा तो उस मोमबत्ती की लाइट को आप जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी मोमबत्ती को अगर हम एक अंधेरे कमरे में जलाते हैं तो उस मोमबत्ती का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से अस्त का आप असर देख लेंगे। लेकिन अस्त का मतलब ये कभी मत समझिएगा कि अस्त ग्रह बिल्कुल फल नहीं देगा, ठीक है। तो अस्त ग्रह फल देगा लेकिन इतना नहीं देगा जो 100% अपने देता फल आपको। तो 100 से उसकी डिपेंड करेगा कि कितना अस्त हुआ है। मान लीजिए बिल्कुल सूर्य के बराबर हो गया, अगर यही सूर्य के बराबर शुक्र हो जाता 10 डिग्री, ये 15 डिग्री पे सूर्य है, शुक्र भी 15 पे हो जाता, तो शुक्र बहुत बुरी तरह से अस्त हो जाते, तो बहुत कम फल देते हैं, है ना। लेकिन अभी 5 डिग्री का फर्क है तो कुछ ना कुछ फल देंगे। तो इस प्रकार आप उसको अस्त की डिग्री देख के उसका देख लीजिएगा। तो अगला हम आते हैं कि पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है हमारा शत्रु या मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण, या कौन सी राशि में है, उच्च राशि में। तो हम ग्रह की लोकेशन देखेंगे, है ना, ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो जिस भाव में स्थित है उस भाव की जो लॉर्ड हैं, जैसे यहाँ पर शुक्र कहाँ पर है, 6 नंबर में है, 6 नंबर कन्या राशि है जिसके लॉर्ड होते हैं बुध, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि शुक्र जिस राशि में स्थित हैं वो किसकी राशि है। शुक्र के शत्रु की है, मित्र की है, शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, या शुक्र की उच्च राशि है। तो आपको मैंने
इसमें पीछे वीडियो बनाया हुआ है कि कौन किसका शत्रु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर भी जो बुध हैं वो शुक्र के मित्र हैं, तो यहाँ पर शुक्र जो है मित्र राशि में है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अगर शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में होते, मान लीजिए मंगल की राशि में होते, 1 या 8 नंबर में होते, शुक्र यहाँ पर होते, तो शत्रु राशि में होते तो उनको और उनकी बुरी स्थिति हो जाती, ठीक है। और शुक्र मान लीजिए यहाँ पर होते 7 नंबर में, शुक्र की अपनी राशि है, या शुक्र यहाँ पर होते 2 नंबर में, शुक्र की अपनी राशि है, तो शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में होते, उनका एक पॉजिटिव पॉइंट बढ़ जाता। और मूल त्रिकोण राशि, हर ग्रह की जो भी ग्रह हैं इनकी 2 राशियां हैं, चंद्रमा और सूर्य की तो एक राशि है, आपकी जानकारी में है, और राहु केतु की कोई राशि, उनको कोई स्वामित्व नहीं मिला है, ठीक है। और बाकी ग्रहों को 2 राशियां मिली हुई है। तो हर ग्रह की एक स्वराशि होती है और एक मूल त्रिकोण होती है, ये मैं बता चुका हूँ। तो शुक्र की मूल त्रिकोण कौन सी राशि है? 7 नंबर। अगर शुक्र यहाँ होते तो अच्छे हो जाते, यहाँ पर हो जाते तो स्वराशि के कहलाते, 7 नंबर में होते तो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मित्र के साथ हो गए, यहाँ पर शत्रु के साथ हो गए, तो इस प्रकार आपने ये जज करना है कि, और उच्च भी लिखा हुआ है, उच्च कहाँ पर होते हैं? देखिए शुक्र 12 नंबर में, अगर शुक्र यहाँ पर होते तो उच्च के शुक्र हो जाते, मतलब और अच्छा फल देते। इस प्रकार से आपने ये सब जज करना है कि कहाँ पर हैं वो राशि, उनके शत्रु की है, मित्र की किसकी है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद 3rd नंबर है पाप कर्तरी। देखिए पाप कर्तरी क्या होता है मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि जब किसी भाव के, ये भाव है लग्न का भाव है, इसको फर्स्ट भाव भी कहते हैं, तो इसके दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ पर शनि आ जाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर मंगल होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, ये भाव पाप कर्तरी में आ गया, ठीक। लग्न का भाव या प्रथम भाव पाप कर्तरी के अंतर में आ गया। और इसी की जगह अगर यहाँ पर मंगल ना होते, हम यहाँ पर बुध और यहाँ पर हम चंद्रमा को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये शुभ कर्तरी हो गया, अब ये हो गया शुभ कर्तरी, दोनों तरफ शुभ ग्रह है तो ये शुभ कर्तरी कहलाएगा, और दोनों तरफ पाप है ग्रह है तो पाप कर्तरी कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको शुभ कर्तरी पाप कर्तरी कैसे होता है ये भी बता दिया। तो 3rd नंबर में आप ये देखेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि जब आप पाप कर्तरी देखते हैं, ठीक है, जब आप पाप कर्तरी देख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शनि, और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह है शनि, यहाँ पर है राहु। तो देखिए क्या है कि अब यहाँ पर ये भाव, जो 5वां भाव है, ये भाव किस में आ गया? पाप कर्तरी में आ गया। क्यों आ गया पाप कर्तरी में? यहाँ पर शनि है, यहाँ पर राहु है, लेकिन क्या होता है, इसको शनि यहाँ लेता हूँ, राहु यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये पाप कर्तरी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ऐसी पोजीशन में पाप कर्तरी इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर। क्यों इफेक्टिव नहीं है? कारण, क्योंकि देखिए शनि, सॉरी, पाप कर्तरी तभी होगी, गलत आ गया। तो अब यहाँ पे पाप कर्तरी इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जबकि दोनों तरफ पाप ग्रह हैं।
क्योंकि शनि की नेक्स्ट राशि, शनि यहाँ से मूवमेंट करेंगे 10 राशि को, शनि यहाँ से 9 नंबर से 10 में जाएंगे। तो जब कोई ग्रह अपने भाव की ओर जाता है तो वो पाप कर्तरी को कैंसिल कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पाप कर्तरी दिख रही है, बहुत इफेक्टिव दिख रही है, 2 अशुभ ग्रह दिखाई दे रहे हैं पंचम भाव के दोनों तरफ, लेकिन शनि की नेक्स्ट राशि, शनि का मूवमेंट कहाँ होगा? 10 नंबर में होगा। तो शनि अपने ही घर में जा रहे हैं, अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, तो शनि इसको क्या करेंगे? इस पाप कर्तरी को कैंसिल कर देंगे। तो हमने पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी देख लिया। अगर पाप कर्तरी है तो उसको अशुभ में ले लेंगे, शुभ है तो पॉजिटिव में ले लेंगे। तो ये आप पॉइंट्स आपको सब ध्यान में रखने हैं। उसके बाद चौथा नंबर है दृष्टि। और कौन सी दृष्टि? शुभ और अशुभ। अब हम, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जाम्पल शुक्र का ले रहे हैं, हम शुक्र के बारे में ही चल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे शुक्र पर कौन कौन सी दृष्टियाँ हैं। चलिए यहीं से देखते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि की कौन सी दृष्टि है? 7, 8, 9, 10। तो एक शनि की निगेटिव दृष्टि आ गई, अशुभ दृष्टि आ गई शनि की, ठीक है। और राहु की देखते हैं, राहु की दृष्टि नहीं है। मंगल कहाँ पर है? मंगल इसमें अभी हमने लिखे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चलिए लिख लेते हैं, मंगल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर राहु है तो केतु भी यहीं पर हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। गुरु बच गए, गुरु यहाँ ले लेते हैं। चलिए अब कौन बचा? तो शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे हो गए। तो अब हम इसकी दृष्टियाँ नोट करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक इसमें शनि की दृष्टि हो गई, 10वीं दृष्टि। एक अशुभ दृष्टि हो गई। दूसरी सीधी दृष्टि मंगल की हो गई, 7वीं दृष्टि। और एक दृष्टि गुरु की हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की 5वीं दृष्टि हो गई। तो इसमें 2 दृष्टियाँ देखिए अशुभ हैं और एक दृष्टि गुरु की शुभ है। तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान रखेंगे, 2 अशुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं और एक शुभ दृष्टि पड़ रही है ना। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ का सबको आपको शुरू में आप कागज़ में लिख लीजिए, चाहे तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से बना लीजिए 2 कॉलम। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। आपके ध्यान में रहेगा कि पॉजिटिव की ओर ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा हो गए हैं और निगेटिव कम है या ज़्यादा है, उसी हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट, अपने से कौन से भाव में? अपने से कौन से भाव में? तो शुक्र यहाँ पर देखिए, शुक्र की कौन सी राशियाँ हैं? शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक तो 7 नंबर और दूसरी 2 नंबर। तो शुक्र अपने से कौन से में है? देखिए यहाँ से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 वृष राशि से 5वें में है और तुला राशि से 12वें में है। यहाँ से गिनेंगे तो ये 12 नंबर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। जब ग्रह अपने से कौन से भाव में? 6, 8, 12 में तो नहीं है। कौन से? 6, 8, 12, ठीक है ना, इसमें नहीं होने चाहिए। तो इससे 12 में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसके बाद की 6, 8, 12 में होंगे तो खराब ही फल देंगे। इसके फल का क्या होगा हम आगे इसको सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि इतना इसको परफेक्टली नहीं कहेंगे, इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 6, 8, 12 में तो नहीं। अभी हम अपने से गिन रहे थे, ठीक है ना। अभी हम देख रहे थे कि शुक्र जहाँ पर हैं एट प्रेजेंट इस कुंडली में, जहाँ पर हैं वो अपने भाव से, यहाँ पर अगर हम इसको भाव ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन ना करें। अपने भाव से, ठीक है, अपने भाव से कौन से भाव में है? तो ये आपने देख लिया कि 6, 8, 12 में तो नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 6, 8, 12 में तो नहीं। तो 6, 8, 12 का मतलब कौन सा है?
6 8वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनमें तो नहीं है। तो इनमें अगर कोई ग्रह होता है तो आप ये मान के चलिए कि उसको थोड़ी सी उसमें अशुभता आ जाती है। चाहे कोई भी ग्रह हो तो उसमें अशुभता आ जाती है। आप इतना ध्यान रखिए कि 6 8 12 भाव अच्छे नहीं हैं, इनमें कोई ग्रह ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने ये 6 पॉइंट देख लिए, और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं बाकी के पॉइंट आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।